साहब, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मगर मेरे दादा को मत काटो। फरियाद कर रहे उस जवान आदिवासी भील की आंखों को मैं ताकता रहा। पक्की सड़क की सीमा रेखा आंकते वक्त शिकायत करने वालों की कोई कमी नहीं थी। किसी की क्यारी कट रही थी, किसी का बिना पानी के गेहूं उगाने वाला खेत तबाह हो रहा था और सारे किसान हमारे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहते थे। उनमें से कई तो हमारे इंजीनियर साहब के पांव पकड़कर आंसू बहाते हुए नतमस्तक तक हो जाते थे। उन सभी लोगों की बातें हम सुनने लगे तो सड़क बनाने का काम ही ठप हो जाए, इसलिए हम ढीठ बनकर उन लोगों का ये तमाशा देखते हुए आगे बढ़ते रहे थे। अब तो सिर्फ नाप ले रहे हैं, अभी कुछ कटने वाला नहीं है। वक्त आने पर जो कहना हो कह देना। मगर उस जवान भील के शब्दों ने, आंसू बहा रही उसकी नींबू की फांक जैसी आंखों ने और उनके पीछे से झांक रही उसकी दृढ़ता ने मुझे आगे बढ़ने से रोक लिया। समझते हुए भी मैंने सवाल किया, किस दादा की बात कर रहा है तू? और मुस्कुराते हुए मैं उसे देखता रहा। जवाब देने के बजाय वह सिर उठाकर पेड़ को, आसमान को आलिंगन दे रही उसकी बड़ी बड़ी शाखों को स्थिर नजर से देखता रहा, मानो जहर का घूंट निगल रहा हो। ऐसे आंसुओं को पीते हुए उसने मेरी ओर देखा, फिर खुद से कुछ कह रहा हो, इस प्रकार बोला, ठीक ही कहता हूँ साहब, कुछ अनहोनी होकर रहेगी। और फिर सुबक सुबक कर रोता हुआ वह जमीन पर बैठ गया। मैं समझ गया, उस जवान ने अपना गुस्सा ऐसे दबा रखा था मानो हनुमान जी ने अपने पैरों तले आफत दबा रखी हो। बेशक मेरे लिए डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पास कर्ण के कवच से भी बढ़कर ऐसी सत्ता थी जो लोकतंत्र के किसी भी नागरिक को आंख झपकते ही, अरे एक आवाज निकालते ही जंजीरों में बांध सकती है। अखबार या तथाकथित तटस्थ मानवता प्रेमी शोर मचाने लगे तो उनके मुंह बंद करने के लिए हमारे पास बारूद भी तैयार था। साम्यवादियों द्वारा उकसाए जाने पर इन लोगों ने हल्ला किया, इसलिए डर के मारे नहीं बल्कि दयाभाव से मैंने उस भोले जवान को सांत्वना दी, अरे पगले, मर्द होकर औरत की तरह रो रहा है, और वह भी एक महुए के पेड़ की खातिर। मेरे सहायकों और चपरासियों ने भी हंसकर मेरा समर्थन किया, हालांकि अपने बेमानी शब्दों और हंसी से वे उस जवान की खिल्ली ही उड़ा रहे थे। मैंने कहा, आम के पेड़ के लिए इतनी चिल्लापौन करता तो कोई बात भी थी। वह खड़ा हो गया, मानो मुझे काट खाना चाहता हो, वैसे हाथ फैलाते हुए बोला, अरे सब इसमें आपकी आंखें कैसे काम करेगी? और जैसे मुझ पर तरस खा रहा हो, खुन्नस भरी आंखों से मुझे घूरते हुए वह आगे बोला, आम तो 2 दिन में सड़ जाएगा, जबकि ये महुए तो धान के माफिक 12 महीने वैसे के वैसे बताशी जैसे रहेंगे। आप क्या जाने, ये पेड़ तो मेरे दादा परदादा का भी दादा है। इसके फुल्ले खाकर अकाल के बुरे दिन बिता दिए, और अब भी हम 5 मर्द इसके महुए खाकर ही जी रहे हैं। उसके दिल में मानो कोई भंवर उठा हो। गर्दन तक बालों से घिरे हुए सिर को हिलाते हुए वह मानो खुद से बोला, या तो आप मरेंगे या मैं मरूंगा। यह महुए का पेड़ तो। वह अपनी बात पूरी करे, इसके पहले ढाल की तरह काम देने वाले मेरे चपरासी और सहायक उस जवान को घेर कर खड़े हो गए। मुझे यकीन था कि पके हुए आम जैसी भुजाओं वाला और नदी के पार जैसे चौड़े कंधों वाला यह जवान अगर गुस्से में पागल हो गया तो एक बार तो हम सबकी हड्डी पसली तोड़ देगा। लेकिन मैं जानता था कि मदारी के सांप की तरह वह भी शासक वर्ग के आगे लाचार था। उन लोगों को परे हटाकर मैं फिर एक बार उस जवान को समझाने लगा। उस पुराने महुए के पेड़ की हाथी की सूंड जैसी जड़ों पर बैठते हुए मैंने उसे अपने पास बिठाया और कहा, तुम लोग इतना भी नहीं समझते कि यह सड़क तुम्हारे ही भले के लिए बनाई जा रही है। तुम्हारी बैलगाड़ियां आसानी से चल सके, कम मेहनत में तुम्हारा माल शहर तक पहुंच जाए। अरे पगले, सरकार को थोड़े ही बाघ का शिकार करना है जो ऐसी सड़कें बनवाएं। और गए वे दिन जब आप लोगों के खेत कट जाते थे और जिस पर आप लोगों को ही बेगार में काम करके सड़क बनानी पड़ती थी। कोई हनुमान भक्त हनुमान चालीसा पढ़ेगा, वैसे मैं भी सरकार की तारीफों के पुल बांधता रहा और उस जवान को सुनाता रहा। मैं खुद हाथ की बनी हुई खादी पहनने वाला चुस्त कांग्रेसी था। हाँ, इस वक्त तो लोक सेवा के बजाय पेट सेवा और उसकी दलाली के रूप में कांग्रेस की सेवा कर रहा था। कुछ लोगों को ये बात अजीब लगती है, लेकिन वे जानते नहीं हैं कि आप कांग्रेस की सेवा करेंगे तभी वह आपकी और भावी हिंद की सेवा कर सकेगी। लेकिन वह अबोध जवान समग्र देश का लाभ न देखकर अपना ही राग आलाप रहा था। वही एक बात, वह सब ठीक है सब, मगर यह महुआ कट गया तो हम और मेरे तो 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम सब खाएंगे क्या? और वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मेरा खेत ले लो, अरे ये दोनों सांड भी ले लो, मगर आपके पांव लागे, मेरी रोटी मत छीनो। उसकी आवाज कंपित हो गई। आप सोचते हैं ये सिर्फ पेड़ है, मगर हमारा तो ये दादा है, हमारे सारे कबीले का दादा है साहब।
और फिर से अपनी खुन्नस भरी मगर करुण लग रही आंखें उसने मुझ पर टिकाई। वह बोला, ये तो हमारी ऐसी रोटी है जिसे कितना भी खा लो कभी खत्म नहीं होती, मत काटो इसे। फिर से वह हिचकियां लेने लगा और मेरी कांग्रेसी चप्पलों के पास लौटने लगा। उसे बाहों से पकड़कर उठाते हुए मैंने वायदा किया, तेरा दुख मैं समझ रहा हूँ, दोपहर के बाद मुझसे मिलना। उसी वक्त मैं इंजीनियर साहब से बात करूंगा। और आधे मील की दूरी पर लगे इंजीनियर श्री साहब के तंबू हमारे पड़ाव की ओर कदम बढ़ाते हुए मैंने जोड़ा, अगर तेरे नसीब बुलंद होंगे तो कभी न खत्म होने वाली तेरी यह रोटी सलामत रहेगी। सच पूछा जाए तो उस पेड़ को बचाना कोई मुश्किल काम नहीं था। कोई मील भर के बाद सड़क का मोड़ आने वाला था, तो बजाय उस मोड़ के सड़क को यही टर्न दे देंगे। के तंबू में घुसते ही मैं स्वतः बुदबुदाया। वैसे तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी, यदि बड़ी बात हो भी तो 2-5 मील दाएं बाएं कुछ बदल देना पड़े तो इंजीनियर मेरी बात सुन ले, ऐसी स्थिति थी। क्योंकि मैं ठहरा हाथ की बुनी हुई खादी पहनने वाला कांग्रेसी, जबकि वे थे अब तक के राजाओं की हुकूमत के आज्ञाकारी कारिंदे। उनका विश्वास था कि कांग्रेस के हाथ को उन्होंने पहचान लिया है और मुझ जैसा सेकंड क्लास कांग्रेसी भी चाहे तो गुलेल में से कंकड़ उड़ाना हो वैसी आसानी से उन्हें अपने ओहदे से खदेड़ सकता है। इसीलिए आज तक वे हमसे मिलते जुलते बल्कि अनुकूल ही रहते थे। बातों बातों में मैंने वहीं से सड़क को मोड़ देने का सुझाव रखा। जब उन्होंने कारण पूछा तो मैंने एक नाले से बचे रहने के लाभ की बात कही। जैसे कि मुझे उम्मीद थी वैसा मुझे जवाब मिला, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं तंबू से बाहर निकलने लगा तो उनकी हाँक सुनी, सुनो मी पटेल, एक बात कहनी है। जाने क्यों मेरी समझ में आ गया, चर्र, जैसे मेरा दिल फट गया। तंबू में लौटते हुए मन ही मन में बुदबुदाया, जवान, कभी खत्म न होने वाली तेरी रोटी कहीं। हुआ वही। साहब ने पहला ही सवाल ये दागा कि वह पुराना महुए का पेड़ कट जाता है या नए मोड़ को लेकर बचा रह जाता है। मैंने भी साफगोई से सारा किस्सा बता दिया। उस भील जवान पर तरस खाने के अलावा मौसम में दिन के 5-5 टोकरे महुए के फल देने वाले उस विशाल पेड़ की मैंने कवि की शैली में प्रशंसा की। साहब, कम से कम 15 दिनों तक भोर की मंगल वेला में धरती पर फूलों की कालीन बिछाने वाले उस पेड़ की तो। मेरी इस अनपढ़ गद्य कविता पर या किसी और बात पर हंसते हुए साहब बीच में ही बोले, मैं ये सब समझ रहा हूँ मी पटेल, यह आपसे ज्यादा मुझे मालूम है कि इन लोगों को 6 महीने धरती जीवन देती है और बाकी 6 महीने महुए के पेड़ उन्हें निभाते हैं। बरसात नहीं तो धरती कभी धोखा भी देती है, जबकि वह पेड़ सूखे में भी फल देते हैं। लेकिन जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो बिना कारण, और मैंने थोड़ी धौंस भी जमा दी, कांग्रेस का यह उसूल है लोगों की सहायता करना। तब यहाँ तो साहब फिर हंसे और बोले, लोगों की बाद में, पहले तो मैं कांग्रेस की सहायता कर रहा हूँ। साहब के बोलने में कोई रहस्य छिपा था, यह मेरे ध्यान में आ गया। फिर भी मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। बोला, और सब तो ठीक है साहब, पर वह पुराना पेड़ जिसे आपने शायद ध्यान से देखा नहीं है, उसकी एक एक शाख कितनी लंबी और विशाल है। लोहे के गाड़ा भी कभी थोड़े टेढ़े मेढ़े होंगे, जबकि ये शाखें बिल्कुल सीधी। इस बार साहब ठहाका मारकर हंस दिए। बोले, आप तो कांग्रेसी और साथ में कवि भी हैं, आप ही बताए दोनों का कैसे मेल बैठ सकता है। केवल मैंने नहीं, हमारे साहब ने भी उस पेड़ को ठीक से देखा है, चारों ओर से देखा है। बोलिए, अब भी कुछ कहना चाहेंगे? बात मेरी समझ में नहीं आई। साहब बोलते गए। इस बार उनकी मुद्रा कुछ गंभीर थी। आप जैसा कांग्रेसी मैंने पहली बार देखा है जो इतना भावुक हो। मैं जानता हूं कि आप उस भील जवान पर तरस खाकर ही उस पेड़ की इतनी तारीफ करने लगे हैं। ये सही है कि इस सारे इलाके में इतना विशाल पेड़ एक भी नहीं है। लेकिन, और अपनी छोटी छोटी आंखें मुझ पर गिराते हुए वह बोले, क्या आप जानते हैं, उस पेड़ की विशालता और सीधी शाखाएं ही उसके लिए घातक साबित हुई हैं। मैं चुप्पी साध गया। 2-5 पलों के मौन के बाद उन्होंने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया, इसलिए उसे बचाने का जिक्र छेड़े बिना ही नाले का खर्च हजारों रुपए बढ़ जाता है। फिर भी जो हो रहा है वही होने दीजिए। अगर आप चाहेंगे तो महुए के फलों के मौसम के बाद तुरंत ही। तब तो इसका मतलब ही क्या रहेगा साहब? मैंने कुछ रूखे स्वर में कहा, मानो रूठ गया हूँ। वैसे उठते हुए मैं बोला, आपकी बातों से उस पेड़ को काटने की वजह ठोस मालूम होती है, लेकिन इतना तो निर्विवाद है कि उस जवान की कभी न खत्म होने वाली रोटी खत्म हो जाएगी। तब सुनिए, साहब बोले, अगर इस पेड़ को मैं बचाता हूँ तो पेंशन के रूप में खत्म न होने वाली मेरी रोटी भी खत्म हो जाएगी। आप नहीं मानेंगे, अरे कोई भी शख्स नहीं मानेगा कि महुए का ये पेड़ न होता तो सड़क की सीमा और ही तरह से आंकी जाती।
मगर यह महुए का पेड़ कटने पर उसका पाठ ही सीमा रेखा बनकर आपको आगे ले जाएगा। अब जाइए, आप कांग्रेसी भले रहे हों, गांधीवादी न बनिए, खासकर मेरी खातिर। इस मामले में तो बिल्कुल ही नहीं। साहब के अंतिम शब्दों में समझने वाले के लिए काफी कुछ रहस्यमय था, व्यंग्यपूर्ण था। उसमें फिक्राकशी थी, बहुत कुछ था। और मैं महुए के पेड़ की बजाय अपने मुकाम की ओर चला गया। जाने को उस पेड़ तक जरूर जा सकता था, लेकिन उस जवान को क्या मुंह दिखाता। कुछ समय पहले मैंने हनुमान चालीसा की तरह कांग्रेस सरकार की आरती उतारी थी और बिस्तर पर लेटे लेटे मैं सड़क की सीमा रेखा के बजाय कांग्रेस सरकार की सीमा रेखा के बारे में सोच रहा था। धुंधली सी सीमा रेखा आंक रहा था। देर से काम पर गया, तब भी उस जवान से सच्चाई बताने का मेरा साहस नहीं हुआ। जैसे औरों से बहाने बनाते थे, वैसे उससे भी कहा, अभी तो कच्चा काम हो रहा है, राज का काम है पगले। कहीं ऐसा भी हुआ है कि यह सड़क की लाइन यूं ही खत्म हो जाए। लगभग 6 महीनों के बाद जब मैं उस जगह पहुंचा, तो वह जवान और उसका पुराना मजबूत पेड़ याद आ गया। देखा तो दो में से एक भी वहां मौजूद नहीं था। पेड़ का अंजाम क्या हुआ होगा, यह मैं जानता था, लेकिन उस जवान के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। आसपास के लोगों से पूछा, तो जानते हो क्या उत्तर मिला? वह तो उन 5-7 लोगों के साथ ससुराल यानी कि जेल में पहुंच गया। और यह खबर सुनाने वाले लोग, जो खुद को कांग्रेसी मानते थे, खिलखिलाकर हंसने लगे।